हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक्स अनलिमिटेड के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आखिरी द लास्ट सर्वाइवर का पार्ट 2, परकालों की धरती। अगर आपने इसका पहला पार्ट आखिरी रक्षक नहीं देखा है, जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव और वंडरमैन परमाणु थे, तो पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि पहले आप वह वीडियो देखिए, क्योंकि यह दोनों कॉमिक्स एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पहले वो वीडियो देखेंगे, तब इस पे जंप करेंगे। आपको इस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं परकालों की धरती। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। पूर्वासार। एक अज्ञात विस्फोट के बाद जागे ध्रुव और परमाणु यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि धरती पर से उन दोनों के अलावा सभी लोग, पशु पक्षी इत्यादि गायब हो चुके हैं। टेम्परेरी मेमोरी लॉस से जूझते ध्रुव और परमाणु अपने अलावा धरती पर बचे दूसरे जीवन की तलाश में अमेज़न के जंगलों में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुठभेड़ विचित्र जीवों और धरती पर उन्हें ही तलाशते हुए पहुंचे परग्रहियों से होती है। परग्रही उनसे परास्त होकर गायब हो जाते हैं और परमाणु अपने भीतर कुछ अनोखी शक्तियों का संचार महसूस करता है, जो कि उसे और ध्रुव को पलक झपकते ही अमेज़न से मैक्सिको पहुंचा देती है, जहां एक घोर आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। विस्तृत कथानक हेतु इस श्रृंखला का प्रथम अंक आखिरी रक्षक पढ़ें। नितिन मिश्रा लेखक, धीरज वर्मा चित्रांकन, भक्त रंजन रंग संयोजन, मनीष गुप्ता संपादन। ये ये कहाँ आ गए हम यहाँ आए कैसे? मैं तो घर पर बैठा मैच देख रहा था कि अचानक आंखें चुंदियाँ देने वाली प्रकाश के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। यहाँ चारों ओर धरती, चट्टानें, सब कुछ नीले हैं, जैसे 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 कि हम लोग पृथ्वी पर नहीं किसी और ग्रह पर हैं। अरे, यह धरती भूकंप की तरह क्यों कांपने लगी? हे भगवान, ऐसा लगता है जैसे समूची पृथ्वी के जानवरों का एक झुंड हम पर चढ़ाई करने वाला है। ऐसा लगता है कि जैसे यह सभी किसी चीज़ से भयभीत होकर भाग रहे हैं, पर इतने बड़े झुंड को कौन भयभीत कर सकता है? हे भगवान, तो इनसे भयभीत होकर भाग रहे हैं वो जानवर। भागना तो हम लोगों को ही पड़ेगा, वरना या तो ये जानवर रोन डालेंगे या फिर ये एलियन डायनासोर हमें अपना शिकार बनाएंगे। आ, ये कैसी नरभक्षी पेड़ है जो धरती से निकलकर हमें शिकार बना रहे हैं। यह पेड़ और लताएं तो किसी प्रकार की जहरीली गैस भी छोड़ रहे हैं। इस दो तरफा मौत से हमें अब कोई नहीं बचा सकता। हे भेड़िया देवता, मदद! अब तक मुझे स्थिति पूर्णतः समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं शांत था। परंतु इन विचित्र पशुओं व नरभक्षी पक्षियों के निरह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा भेड़िया। धड़ाक धूम! ये कौन है? जो भी है, हमारे लिए तो मसीहा बनकर आया है। आओ आओ शैतानों, अच्छे से लपेट लो भेड़िया को अपने बंधनों में। पूंछ आजाद छोड़ दी, बस यही गलती कर गए ना। अब गलती का खामियाजा तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तड़कड़! उफ, इन विशालकाय को तो मैं भूल ही गया था यहाँ है। क्र्या! सर्वप्रथम मुझे यहाँ उपस्थित सभी मानवों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना होगा, परंतु इस विचित्र धरती पर सुरक्षित स्थान कहाँ तलाशूं? उफ, इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। मुझे शीघ्र से कोई उपाय सोचना होगा। धूम, बूम, धड़ाक! अन्यथा इनकी बहुगुणित संख्या पर काबू पाना मेरे लिए भी दुष्कर हो जाएगा। ओह, यह क्या है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि यह विचित्र नीली धरती हमारे भूमंडल के वायुकणों के ठोस रूप में निर्मित है। तुम बिल्कुल सही समझे भेड़िया। इस ग्रह की धरती ठोस ऑक्सीजन कणों से बनी हुई है, जबकि वायुमंडल जहरीली क्लोरीन गैस से निर्मित है। यहाँ की धरती के गर्भ में ये मानव सुरक्षित रह सकते हैं। ये डायनासोर अपने विशालकाय रूप के कारण वायुमंडल की क्लोरीन में सांस लेते हैं। धरती के नीचे की शुद्ध ऑक्सीजन में इनका दम घुट जाएगा। धड़ाम! शक्ति! वाकई इस गड्ढे में तुम्हारे द्वारा फेंका गया विशालकाय ऐसे तड़प कर मर गया जैसे कि श्वास ही ना आ रही हो। जल्दी करो भेड़िया, सभी मानवों को इस गहरे क्रेटर में उतरना होगा। जब तक हम इस आपदा का कोई स्थायी हल नहीं ढूंढ लेते, आप सभी लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। जुम बूम! सभी लोग को सुरक्षित नीचे पहुँचा दिया।
पर हम दोनों को ऊपर रहकर ही इनका मुकाबला करना होगा। अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स के कारण ये डायनासोर जरूर क्रेटर में मौजूद लोगों की ओर लपकेंगे। धड़ाक। भले ही नीचे दम घुटने से ये मर जाएं, पर नीचे मौजूद लोग इनके विशालकाय शरीर के नीचे दब सकते हैं। अरे अचानक ये हम पर आक्रमण करना बंद करके इस प्रकार चिंगाड़ने क्यों लगे? ऐसा लगता है जैसे ये किसी को पुकार रहे हों, शायद अपने साथियों को। हे भगवान, उधर देखो भेड़िया, ये अपने साथियों को नहीं अपने मालिकों को पुकार रहे थे। हे भेड़िया देवता, अब तो तू ही मदद कर। चिचिएन इट्ज़ा आर्कियोलॉजिकल साइट, मैक्सिको। यदि वे परग्रही अचानक गायब नहीं हो गए होते तो शायद हमारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिल जाते। निश्चिंत रहो परमाणु, यदि यहाँ आसपास जीवन है तो हमारे सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। जीवन संकेत इन जंगलों से आ रहे हैं ध्रुव, शायद किसी जंगली कबीले के। ओह माय गॉड, यह कोई सामान्य जंगली कबीला नहीं है परमाणु, यह तो कोई परग्रही आदिवासी कबीला लगता है। वह किसी परग्रही जानवर का शिकार कर रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है? अभी पिछले परग्रहियों का चक्कर समझ में नहीं आया, यह नई मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत सिर्फ खड़ी नहीं हुई परमाणु, हम पर हमला करने दौड़ भी पड़ी है। शक्सराट। देखने में आम पाषाण युगीन लगने वाले इनके हथियार स्कड मिसाइलों की तरह हमारा पीछा कर रहे हैं। साए सर बुम बुम बुम। यह परग्रही जॉर्ड और टेरेस से भिन्न है परमाणु। उन्हें यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, परंतु शिकारी भेड़ियों जैसे इनकी फुर्ती और इनके हिंसक भावों से साफ पता चल रहा है कि इन्हें यहाँ के वातावरण में कोई दिक्कत नहीं है, और यह हमारे लिए एक दिक्कत की बात है। धाड़ तड़ाक। यह तो वाकई शिकारी भेड़ियों की तरह वार कर रहे हैं, जरा सी चूक और यह हमें फाड़ डालेंगे। उफ परमाणु, तुम्हारा खून यह तो रेडियम की तरह चमक रहा है। हे भगवान, यह क्या है? इनसे भयभीत होकर फिलहाल परग्रही आदिवासी भी नतमस्तक हो गए। व्रुम जुम, क्रंच क्रंच क्रंच। ये तो कई 100 मील लंबी उल्काएं हैं, पर यह अचानक हवा में कहाँ से पैदा हो गई? इनके पैदा होने की चिंता छोड़ो ध्रुव, चिंता इस बात की करो कि यदि ये उल्काएं पृथ्वी से टकरा गई तो पूरी पृथ्वी का अस्तित्व मिट जाएगा। पर हम उल्काओं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं परमाणु? कोशिश तो करनी ही होगी ध्रुव, अपनी आखिरी सांस तक पृथ्वी को बचाने की कोशिश करनी होगी। मैं पिछले कुछ समय से सारी परिस्थितियों का अवलोकन कर रही हूँ। अब तक मैं असमंजस में थी कि इनके मामलों में हस्तक्षेप करूँ या नहीं, परंतु अब मुझे हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। हम इन वृहदाकार उल्काओं के साथ को एक साथ नहीं रोक सकता मैं। यदि आश्चर्यजनक रूप से मेरी शक्तियाँ हजारों गुना नहीं बढ़ गई होती तो इन उल्काओं के प्रचंड ताप व वेग के सामने मेरा इतना ठहर पाना भी संभव ना होता। गड़ड़ गड़ गड़ गड़। परमाणु के प्रयास से उल्का की सिर्फ गति ही कम हो रही है। उन उल्काओं को रोकने का एक प्लान तो है दिमाग में, पर उससे परमाणु तक कैसे पहुंचाऊं? मैं तुमसे मानसिक रूप संपर्क कैसे स्थापित कर पा रहा हूँ यह मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हें सुन सकता हूँ ध्रुव। ओह ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो परमाणु। अब जबकि तुम प्रकाश गति से उड़ सकते हो, तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग कर उल्काओं के चारों ओर प्रकाश की गति से घूमना होगा। इस त्रिवेग व घर्षण से पहले ही तापयुक्त उल्काओं का आवरणिक संरचना कमज़ोर हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारा प्रकाश वेग से उड़ता शरीर इन उल्काओं को आसानी से काट सकेगा। तुम्हें इन सभी उल्काओं के छोटे खंडों में विभाजित करना होगा। छोटे खंडों में आणविक विखंडन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम इस गति का दबाव असहनीय होता जा रहा है। हम ऐसा लग रहा है कि शरीर की सभी नसें एक साथ फट पड़ेंगी, परंतु मुझे अपनी समस्त इच्छा शक्ति झोंकनी पड़ेगी, वरना अनर्थ हो जाएगा जो परमाणु जीते जी होने नहीं देगा। हम यहाँ से वास्तविक दुष्कर कार्य शुरू होता है परमाणु। तुम्हारी अन्य शक्तियों की तरह ही तुम्हारी एटॉमिक फ्रेगमेंटेशन पावर भी एम्पलीफाई हो चुकी होगी। तुम्हें इसका प्रयोग कर इन विघटित होते खंडों को पूर्णतः आणविक रूप में विखंडित करना होगा। प्लान तो तुम्हारा बढ़िया है ध्रुव और काम भी कर रहा है, लेकिन एटॉमिक फ्रेगमेंटेशन को मैं अधिक समय तक कंट्रोल नहीं कर सकता। उल्का खंड पुनः सामान्य रूप में आकर पृथ्वी पर गिरने लगेंगे
उससे पूर्व ही तुम्हें प्रकाश गति से अंतरिक्ष में पहुंचना होगा। उल्का खंडों के सामान्य रूप में आने से पूर्व ही सूर्य के जितना करीब पहुंच सको उतना। ओह, अब तुम्हारा प्लान मुझे समझ आ रहा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एटॉमिकली चार्ज उल्का खंडों को अपनी ओर खींच लेगा। हाँ परमाणु, परंतु वह गुरुत्वाकर्षण तुम्हें भी अपनी ओर खींचेगा, और इस समय तुम्हारे भीतर इतनी आणविक ऊर्जा है जो कि स्थिति में तुम्हारे शरीर को एटॉमिक बम की तरह फोड़ सकती है। तुम्हें फौरन वहाँ से निकलना होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा शरीर सैकड़ों भट्टियों में एक साथ जल रहा है, जैसे एक साथ कई ग्रहों का दबाव मेरे शरीर पर पड़ रहा है। उफ। अपने शरीर के भीतर एक साथ साथ सैकड़ों सूर्य के ताप प्रस्फुटित होते महसूस हो रहा है मुझे। मैं अपने होश कायम नहीं, परमाणु से मेरा संपर्क टूट गया। शायद परमाणु बेहोश हो गया है, पर इस ऊंचाई से गिरकर तो उसके शरीर खिल खिल हो जाएगा। कैसे बचाऊं मैं परमाणु को? परमाणु का बेहोश शरीर मेरी पहुंच से बहुत दूर है। मैं उस समय रहते उस पर नहीं पहुंच सकता। नहीं। अरे, यह क्या? परमाणु का शरीर धरती से जहाँ टकराया है, ऐसा लगता है कि वहाँ की धरती ठोस ना होकर गद्देदार एयर बैग हो। पर यह जादू कैसे हुआ? क्योंकि मैंने उस धरती के उस हिस्से का आणविक संरचना बदल दी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो भी उत्तरजीवी का भूमि से टकराकर कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। अलबत्ता आसपास हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भीषण विस्फोट से तबाह अवश्य हो जाता। कौन हो तुम? मेरा नाम कारा है, ध्रुव, और मैं शायद इकलौती प्राणी हूँ जो तुम्हें बात पूरे ब्रह्मांड के इस मुश्किल से निकाल सके जो तुमने और इस उत्तर जीवी ने खड़ी की है। तो तुम मेरा नाम भी जानती हो? जीवित प्राणियों के मस्तिष्क की समस्त जानकारी एक्सेस करने की क्षमता है मुझ में। मैं तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हारे मस्तिष्क से पढ़ सकती हूँ। जिन घटनाओं का स्मरण तुम्हें नहीं है उन्हें भी। यानी तुम जानती हो कि इस घटना ने पृथ्वी को बियाबान बना दिया। हाँ, पर मेरी शक्तियाँ सिर्फ मस्तिष्क पढ़ने तक सीमित नहीं है। मैं उस कॉस्मिक एम्बुलेंस को भी देख सकती हूँ जो पृथ्वी से जीवित प्राणियों के ट्रांसफ्यूजन से उत्पन्न हुआ है। एक मिनट, ट्रांसफ्यूजन से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी साथी ने एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा शक्ति के साथ छेड़छाड़ की है जिसे संभाल पाने की क्षमता मानवों में नहीं है। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से वह ऊर्जा नियंत्रित हो गई है और ब्रह्मांड में कॉस्मिक इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किस प्रकार की कॉस्मिक इम्बैलेंस? तुम्हें क्या लगता है पर तुम्हारे ग्रह के मनुष्य, जीव जंतु सभी कहाँ गायब हो गए? मैं नहीं जानता। कॉस्मिक इम्बैलेंस के कारण जिस प्रकार दूसरे ग्रहों के प्राणियों का ट्रांसफ्यूजन पृथ्वी पर हो रहा है, उसी तरह पृथ्वीवासियों का भी ट्रांसफ्यूजन ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर हो रहा है जो कि सुदूर आकाशगंगाओं में स्थित हैं। हम कब तक ऐसे ही अंधाधुंध फायरिंग करते रहेंगे? बूम बूम बूम, ब्लाम ब्लाम, जब तक धातु व जीवित कोशिकाओं से निर्मित यह विचित्र प्राणी खत्म नहीं हो जाते या हमारे कारतूस खत्म नहीं हो जाते। ठोकते रहो। हमारे रहते या कमीने एलियंस पृथ्वीवासियों को तो क्या, पृथ्वी की एक चींटी को भी नहीं मार पाएंगे। बच्चों डोगा, इनके हथियार हमसे कहीं ज़्यादा मारक और एडवांस हैं। इनके वारों का हल्का सा भी स्पर्श हमें घायल नहीं करेगा परंतु राख कर देगा। चुम जुम। इनके एडवांस होना ही इनके लिए घातक सिद्ध होगा। स्टील, इनके वार करने की प्रक्रिया भी पर ध्यान दो। जिस तरह गोले चलाते समय शरीर की सारी नसें रक्तचाप बढ़ने से तन जाती हैं और मांसपेशियां कस जाती हैं, वैसे ही वार करते समय इन मशीनी प्राणियों के नसों जैसे तार व कोशिकाएं भी तन रही हैं। ब्यूम चुम, यानी यह तार दरअसल इनके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन करने वाली नसें हैं। इन्हें निशाना बनाओ। मशीनी शरीर की नसें फटते ही इनका ब्लड सर्कुलेशन ठप हो जाएगा और यह भी। चिम, एक्सेलेंट आइडिया दोगा, यह नष्ट हो रहे हैं। जिंग बम ब्लाम। यह बढ़ गई पृथ्वीवासी किन हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं जिनका सामना हमारे सबसे एडवांस कॉम्बैट फोर्स भी नहीं कर पा रही है। यह हजारों साल पिछड़ी पद्धति के हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं सर। मैक्रोबॉट, इनके हथियार कंप्रेस एयर प्रेशर से धातु व ज्वलनशील विस्फोटों के छल्ले छोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हो? बर्टानिक, हजारों वर्ष पिछड़ी पद्धति के हथियार भला इस आकाशगंगा के सबसे एडवांस कंपिटिटर्स को कैसे नष्ट कर सकते हैं? क्योंकि समय के साथ हमारी सुरक्षा व मारक प्रणाली को हमने इतना एडवांस कर लिया है कि कई यह विचार कभी आया ही नहीं
किन भूले बिसरे हथियारों जिनसे कि अब इस ग्रह के बच्चे भी वाकिफ नहीं हैं, खुद को बचाने में ज़रूर पड़ेगी। अब हथियारों के रूप में सिर्फ ब्रह्मांड की विभिन्न ऊर्जा शक्तियों का ही प्रयोग होता है। ब्रह्मांड की कोई भी ऊर्जा शक्ति हमारे कॉम्बैटर्स के शरीर नहीं भेज सकती, पर इनके हथियारों के आगे हमारी कोई बिसात नहीं। यानी ये अदने मनुष्य हमारे पिछड़े हथियारों से हमारे पूरे ग्रह को समाप्त कर सकते हैं। अफसोस, परंतु यही सच है मैक्रोबॉट। अब शत्रु अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली हो तो उससे संधि करने में ही भलाई होती है। सर मैक्रोबॉट, वैसे भी पृथ्वीवासियों से हमारी कोई निजी शत्रुता नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो बॉटोनिक, हमें इन पृथ्वीवासियों से संधि कर लेनी चाहिए। रुक जाओ मानवो, हम हिंसा नहीं शांति चाहते हैं। अपने अग्नियास्त्रों का प्रयोग बंद कर दो। हम वादा करते हैं कि तुम पर या अन्य किसी भी पृथ्वीवासी पर कोई आक्रमण नहीं होगा। धरती से गायब हुए ब्रह्मांड रक्षक और पृथ्वी आबादी विश्व आबादी ब्रह्मांड के विभिन्न दुर्गम ग्रहों पर कैसे पहुँचे? परमाणु की अनियंत्रित होती शक्तियों और विभिन्न परग्रही सभ्यताओं के धरती पर प्रकट होने से का क्या संबंध है? कारम मित्र है या षड्यंत्रकारी? कहानी जारी रहेगी ब्रह्मांड योद्धा में। तो दोस्तों, यह थी परकालों की धरती की शानदार स्टोरी। मुझे उम्मीद है आपको यह कॉमिक्स और यह अब तक की पूरी सीरीज जो चली आ रही है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप कोई कॉमिक्स रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उस कॉमिक्स की पूरी कोशिश करूँगा लाने की। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर।